अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बीबीए 204 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका 2021 का पास पेपर, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे यहाँ पे। उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ पेपर जो है इस साल का। इसमें क्या है कि आपके सबसे पहले आपने ये एसक्यूएल की क्यूरीज हैं चार, इनको सॉल्व करना है, और फिर ये पांच आपके क्वेश्चंस है 6 मार्क्स के जो कि लॉन्ग कंसिडर हो रहे हैं। तो इसको आपने आंसर करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द कंसिस्टेंसी, नॉर्मलाइजेशन, पर्पस ऑफ ईआरडी, ज्वाइंस, बैकअप्स, तो इसके बारे में हमने बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद ऑफिशियल यूजर नेम है इस चैनल का, इसको सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेम यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी लाजमी लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और इसके अलावा फेसबुक पे मेरा सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ पेज है, इसको भी लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है यहाँ पर आए तो यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन बना हुआ है, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या यहाँ पे स्लाइड्स के लेफ्ट पे भी आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा हुआ है, इसको जरा सा देखते हैं एसक्यूएल की वाली चीजों को। आप इसको देखें तो ये नीचे 3 टेबल्स बना के दिए हैं, ठीक है इसने। और इससे रिलेटेड वो उसने हमें ये क्यूरीज दी हैं। और इसमें पहला कहता है कि शो द नेम, सैलरी एंड सैलरी ग्रेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय। तो अब नेम और सैलरी जो है वो एम्प्लॉय के टेबल में है, और जो सैलरी ग्रेड है वो नीचे ये सैलरी ग्रेड का टेबल है, उसके अंदर वैल्यूज गिवन है कि अगर इस वैल्यू से इस वैल्यू के दरमियान में सैलरी हुई तो आपका 16 ग्रेड है, इस वैल्यू से इसके दरमियान में हुई तो आपका 17 ग्रेड है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्यूरी के अंदर आपको कहता है शो द नेम, सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय हैविंग सैलरी लेस देन 10,000 एंड कमीशन मोर देन 2,000। तो ये हमारे पास जो है हम स्टेटमेंट के हिसाब से इसकी भी क्यूरी लिखनी है। फिर वो कहता है ये जो नीचे टेबल्स गिवन है इनको बनाना है और इसमें डेटा कैसे एंटर करते हैं वो भी हमने दिखाना है। और ई नेम एंड लोकेशन ऑफ ऑल मैनेजर्स, ठीक है, तो वो आपने शो करवाना है। तो चलते हैं हम अपने इस सॉल्यूशन के ऊपर जो कि हमने ये क्यूरीज का बनाया हुआ है। तो इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं। सो आए स्टार्ट करते हैं। हम पहली जो हमारे पास जो क्यूरी है वो हमें गिवन है कि शो द नेम एंड सैलरी ग्रेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय, ठीक है। तो आपने दो टेबल्स हैं, नेम और सैलरी एम्प्लॉय के टेबल में, और सैलरी ग्रेड जो है वो दूसरे टेबल के अंदर है, ठीक है। तो हमने क्या करवाया, इधर सिलेक्ट एम्प्लॉय टेबल में से नेम, एम्प्लॉय टेबल में से सैलरी, और सैलरी ग्रेड में से सैलरी ग्रेड, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय एंड सैलरी ग्रेड वेयर ईएमपी डॉट सैलरी ग्रेड जो है, सैलरी जो है वो किसके बिटवीन है, सैलरी ग्रेड वाले टेबल में मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी के दरमियान में है, तो उसको आप शो करवा दें। तो ये थी हमारी पहली क्यूरी। दूसरे में वो कहता है शो द नेम, सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉय हैविंग सैलरी लेस देन 1,000 एंड कमीशन मोर देन 2,000। सिंपल है, सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर टेबल वेयर सैलरी जो है वो लेस देन 10,000 है एंड कमीशन जो है वो मोर देन 2,000 है, ठीक है। तो ये हमारा था। नेक्स्ट में वो हमें क्या कहता है, यहाँ पर हम ये पढ़े, वो कहता है इसका टेबल बनाओ, ठीक है। और इन टेबल को क्रिएट करना हमने देखना है इसके अंदर, और फिर इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना हमने सीख। हमें उसने कहा है कि ये क्रिएट टेबल करें, और टेबल हमने बनाना है। सो इसके अंदर जो है वो हमने सबसे पहले ईएमपी का टेबल, इसका मेथड क्या होता है, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम जो लिखना हो वो लिखते हैं। फिर आपने इसको देखना होता है कि ये जो है हमारे पास कितने कॉलम्स है, 6 कॉलम्स है, ठीक है। इनके नाम आपने लिखने हैं। आप यहाँ पे देखें तो ये इन सब के हमने नाम लिखे हुए, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, मैनेजर, सैलरी, डिपार्टमेंट, और एंड पे सबके लास्ट में आपने कॉमा लगाना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके नेम के बाद स्पेस देख के आपने डेटा टाइप लिखनी होती है। तो जो नंबर होता है ना उसके एंड पे हम इंट लिखते हैं, और जो ये टेक्स्ट होता है उसके एंड पे हम वॉर्चर लिखते हैं, ठीक है। और वॉर्चर का ब्रैकेट में साइज भी बताते हैं कि मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। सो ये हमने पहला टेबल बनाया। अब हमने इसमें डेटा एंटर करना है। तो डेटा एंटर करने का सिंपल सा तरीका है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और एक स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर ये जितने कॉलम नेम्स है ना वो आपने लिखने हैं, ठीक है। ये सारे कॉलम नेम्स आ गए, और फिर आपने स्पेस देख के वैल्यू लिखनी है, और स्पेस के साथ ये इस तरह से वैल्यूज लिखनी है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, ये सारे कॉलम्स के नेम आ गए।
और यहाँ पे इसी सीक्वेंस में वैल्यूज आनी। मैंने सिर्फ पहली पहली रो का डेटा एंटर किया है, कि बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे कैसे करना है। तो ये फर्स्ट में एम्प्लॉय नंबर, चूंकि आपने पहला कॉलम नेम एम्प्लॉय नंबर लिखा, तो ये पहली वैल्यू जो है वो एम्प्लॉय की आएगी। अब ये नंबर था, तो नंबर आपने ये साइड में कॉमा जो होते हैं इनको कोटेशंस बोलते हैं, इसके बगैर आपने लिखना है। सेकंड पे लिखा हुआ है किंग। किंग क्या है? अल्फाबेट है। अल्फाबेट की डेटा टाइप वॉचर होती है और उसको आप कोटेशन में लिखते हैं। तो ये जब किंग लिखा तो उसके गिर्द देखें कोटेशन आगे। नेक्स्ट है जॉब। जॉब भी जो है वो प्रेसिडेंट इसकी जॉब है, तो वो भी कोटेशन में आगे। मैनेजर के नीचे यहाँ पर एम्प्टी है, कुछ नहीं लिखा हुआ। जब चीज एम्प्टी होती है तो वहां पर आपने एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। और फिर ये 5000 आपकी सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर आपका 10 है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारी रोज के लिए डेटा एंट्री इस तरह से करना होता है। नेक्स्ट आपको दूसरा टेबल क्रिएट किया हुआ है उसने डिपार्टमेंट का, ये जो सेकंड पे है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट में 3 ही कॉलम है, तो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट डीपीटी। इसमें 3 कॉलम्स हैं, डीपीटी नंबर, डी नेम, लोकेशन। तो वो देखें डीपीटी नंबर, और ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसको इंट लिख दिया। फिर उसके बाद आपने लिखा ये जो है डी नेम, और ये टेक्स्ट है, इसको आपने वॉर्चर लिख दिया और 255 कैरेक्टर्स। लोकेशन है, इसको भी वॉर्चर लिख दिया 255। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया, तो इसकी ब्रैकेट आपने क्लोज करनी है और एंड पे ये ब्रैकेट क्लोजर सेमीकोलन। इसमें डेटा इंसर्ट करने, अब क्रिएट करने का भी मेथड सेम है और इंसर्ट करने का भी। डिफरेंस क्या आता है? सिर्फ कॉलम के नेम डिफरेंट होते हैं, ये कम ज्यादा होते हैं। तो पिछले अगर आपको समझ आई है क्यूरी, तो ये तो आपको खुद ही देखकर समझ आ जाती है कि उसमें भी ऐसे ही हमने क्रिएट टेबल लिखा, उधर ईएमपी आया था, इधर हमने डीपीटी लिख दिया, ठीक है। उसका नाम, डिपार्ट टेबल का नेम, फिर यहाँ पे उसका कॉलम नेम आया था और आगे उसकी डेटा टाइप आई थी। तो हमारा पहला कॉलम नेम और उसमें किस टाइप का डेटा आएगा, इसको हम डेटा टाइप आगे वो लिखी है। तो ये उसी तरह से हमारा लिखने का तरीका है। इंसर्ट करने का भी वही तरीका है, इंसर्ट इनटू पहले भी था अब भी है। यहाँ पर इधर देखिए ईएमपी आया था और अब हमारे पास डीईपीटी डिपार्टमेंट आ गया, और इसके ब्रैकेट के अंदर 3 कॉलम्स हैं। तो तीनों आपके कॉलम्स के नेम आएंगे कोटेशंस के अंदर, फिर स्पेस वैल्यूज, और इधर आपके पास जो इसकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट नेम की जो वैल्यू है, और ये आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर मेंशन है, और ये टेक्स्ट है इसलिए मैंने इसके गिर्द कोटेशन लगाई हुई है। ये एन वाई ये भी टेक्स्ट है, इसके गिर्द भी आपने कोटेशन लगानी है। फिर इसी तरह से टेबल सैलरी क्रिएट गया, 3 कॉलम्स क्रिएट हुए विद डेटा टाइप, उन तीनों का ये आपके कॉलम्स नेम और ये उसकी वैल्यूज, ठीक है। लास्ट में वो क्या कहता है, लास्ट क्यूरी शो द ई नेम एंड लोकेशन ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो सिलेक्ट emp डॉट ई नेम डीपीटी डॉट लोकेशन, क्योंकि ये 2 अलग अलग टेबल्स में चीज पड़ी है, ठीक है। और फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी, जो एम्प्लॉय का टेबल है उसमें जॉब जो है वो मैनेजर है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट की क्यूरी लग गई। नेक्स्ट वो हमें ये क्या कहता है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बीच में गलती से पिछली स्लाइड थी। ये आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन है। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी जो है वो एसिड प्रॉपर्टीज का हिस्सा होती है, ठीक है। वो आपने पढ़ा होगा, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ये 4 आपने एसिड प्रॉपर्टीज डेटाबेस की पढ़ी होती हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि इंटेग्रिटी, जो कंस्ट्रेंट है, दे मस्ट मेंटेन सो दैट द डेटाबेस इज कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन। के आपके पास कोई प्रोसेस हुआ तो उससे पहले भी आपके पास चीज वो इक्वल होनी चाहिए और बाद में भी इक्वल होनी चाहिए, और चीज हर तरफ से अपडेटेड हो। इसका मतलब है कि डेटाबेस जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। सपोज एक्स के पास 500 है और वाई के पास 200 रुपये हैं। एक एक्स का अकाउंट है, मिस्टर एक्स है, और एक मिस्टर वाई है। तो एक्स के अकाउंट में 500 है, वाई के अकाउंट में 200 है। तो अकाउंट एक्स जो है वो जो है 100 रुपीज ट्रांसफर करना चाहता है वाई के अकाउंट को, ठीक है। तो क्या होगा कि एक्स के पास 500 है, तो जब उसने 100 रुपये दे दिए तो वो उसके पास 400 रह जाएगा। वाई के पास 200 है, तो उसने जब 100 रुपये रिसीव किए तो वो 300 हो जाएगा। तो बिफोर ट्रांजैक्शन ये 500 और 200 है, तो टोटल अमाउंट कितनी बनी? 700। आफ्टर ट्रांजैक्शन वाई के पास जो है 400 हो गए और एक्स के पास 400 रह गए, वाई के पास 300 हो गए, तो वो भी सम इक्वल है। तो इसको हम कहेंगे कि डेटाबेस बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन जो है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉर्मलाइजेशन। क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग अ सिंपल एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। यानी आपने एक सिंपल और रिलायबल डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू, और इसको हम किस लिए यूज करते हैं कि हम एक सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस बना सकें ताकि हम डेटा प्रॉपरली स्टोर कर सकें।
ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू काम करता है, और जिनको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। और लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। और आप जो है चूंकि डेटाबेस के स्टूडेंट हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन बड़े अच्छे से आनी चाहिए, और एसक्यूएल की क्यूरीज हमने पहले पढ़ी हैं वो भी बड़े अच्छे से आनी चाहिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, मसलन आप किसी भी वीडियो को मेरे चैनल पे जाके प्ले करते हैं ना जब, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आती है, मैं इसको प्ले करता हूँ इस वाली वीडियो को। इसके नीचे हमारे पास एक टेक्स्ट आएगा, आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट के यहाँ पे जाके आपको ये चीज मिल जाएगी। मैं उसके लिंक शेयर कर दूंगा, जिस तरह ये सारी डिस्क्रिप्शन होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन और जो है रेलेवेंट जो चीज है वो सारों की मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसका जो आउटपुट है, सॉरी, नॉर्मलाइजेशन और एसक्यूएल के ऊपर जो वीडियोस हैं वो मैं उधर लिंक्स दे दूंगा, उसको भी सुनिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या है कि हर जो नॉर्मल फॉर्म है वो एक सर्टेन उसकी रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होती तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डेटाबेस इस वाली नॉर्मल फॉर्म में है। यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन फुलफिल होगी तो हम कहेंगे टेबल जो है डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, नहीं होगी तो हम कहेंगे नहीं है। अगर कोई रिलेशन तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि अब जो है वो नॉर्मल फॉर्म में टेबल। ये जो टास्क है डेटाबेस डिजाइन का, ये अननॉर्मलाइज सेट ऑफ रिलेशन से हम स्टार्ट करते हैं, और जो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन है वो आइडेंटिफाई करता है और करेक्ट करता है प्रॉब्लम को, और जो कम्प्लेक्सिटी है डेटाबेस के डिजाइन की। और इसके अलावा ये जो न्यू सेट ऑफ रिलेशंस भी इसमें प्रोड्यूस्ड होते हैं, और जो न्यू डिजाइन है वो प्रोसेसिंग प्रॉब्लम से फ्री होता है हमारा, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो चुकी होती है चीज, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, ताकि हम डेटाबेस को एफिशिएंट बना सकें, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकें, और जो है डेटा जो है वो कम से कम हम उसमें एंटर हो और सारा डेटा ही हो, उसको अमाउंट कम हो सके, और डेटाबेस जो डिजाइन है वो इजीली अपडेट हो सके, उसमें कुछ भी एंटर करना तो वो इजी हो, और जो अनोमलीज हैं हम उससे फ्री हों, ठीक है। सो इसके अलावा क्या है कि ये जो डिजाइन है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस हम बनाते हैं, और वो डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई करता है, और इसके अलावा ये हमें अलाउ करता है कि हम सिंपल रिट्रीवल ऑफ डेटा जो है वो एक्सेस कर सकें। इसके अलावा जो है ये डेटा को सिंप्लीफाई करता है, उसकी मेंटेनेंस को और उसके रिस्ट्रक्चर ऑफ डेटा को ये रिड्यूस करता है। फिर आता है कि पर्पस क्या होता है ईआर डायग्राम का। जो ईआर डायग्राम है ये कंसेप्चुअल मॉडल होती है, और ये कैप्चर करती है ऑर्गेनाइजेशंस के बिजनेस रूल्स को, और ये जितना पॉसिबल हो सकता है ये उतने हद तक बहुत कंसाइसली जो है ये उसको बिजनेस रूल्स को जो है वो उनका कैप्चर कर रही होती है। तो इनमें कुछ ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, कि जो यूनिफाइड व्यू है इसका एंटिटीज का, एट्रीब्यूट्स का, रिलेशन का, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर के डेटा को कंप्राइज कर रहा होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। कन्वीनियंट कम्युनिकेशन हो रही होती है ड्यूरिंग डेटाबेस डिजाइन दैट एनेबल डिजाइनर एंड यूजर टू of the data to view together the business rules that underlie the overall database structure। और ये इससे क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर एक अच्छी सी कम्युनिकेशन हो रही होती है, जिससे जो डिजाइनर और जो यूजर होता है उनके दरमियान में रूल्स के थ्रू जो है वो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो दोनों को समझ में आ रहा होता है। और इसके अलावा जो है ये रिलेशनल डेटाबेस जो एसक्यूएल है वो रिलेशनल डेटाबेस के और वो सारी चीजें इसके थ्रू क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। और ये हमें एक सेट ऑफ कमांड प्रोवाइड करता है जो कि डेटा को डेटाबेस में ऐड, रिट्रीव और अपडेट करने में हमें हेल्प आउट करता है। जो एसक्यूएल है इसको हम सीक्वल भी कहते हैं। ये रिलेशनल डेटाबेस वेंडर्स जितने भी हैं वो सारे उसको सपोर्ट करते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ डेटाबेस लाइफ साइकिल जो है वो हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस में हेल्प करती है, ताकि जहां हमें जरूरत हो। फिर आगे आता है कि ज्वाइंस क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट, ये आपके जो गिवन है क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ज्वाइंस क्या होता है कि एसक्यूएल के अंदर जो ज्वाइंस होती हैं ये कुछ कमांड्स होती हैं जो यूज करती हैं, जो कि कंबाइन करती हैं रोज ऑफ टू और मोर टेबल्स, यानी अलग अलग टेबल्स होते हैं तो उनके रोज और जो कॉलम्स होते हैं अलग अलग टेबल्स को, वो कॉलम के बेस पर उनके डिफरेंट रोज को आपस में कंबाइन करते हैं जो ज्वाइंस होते हैं, ठीक है। ये जो है कब यूज करते हैं कि जब यूजर ट्राई कर रहा हो डेटा फ्रॉम टेबल विच हैव वन टू मैनी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन देम। और अब हमें मतलब ये कितनी किस्म के होते हैं, मेनली तो हमने यहाँ पे ये चार मेजर टाइप्स हैं इसके, लेकिन और भी इसके अलावा टाइप्स होती हैं, इनर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन भी होता है, और भी इस तरह से और होते हैं, ठीक है। तो आपके लिए इतना भी लिखते हैं इनफ है। नेक्स्ट आता है बैकअप क्या होता है। बैकअप क्या होता है
कि ये प्रोसेस होता है ऑफ क्रिएटिंग कॉपी ऑफ डेटा ऑन योर सिस्टम दैट यूज रिकवरी इन केस योर ओरिजिनल डेटा इज लॉस्ट और करप्टेड। कि अगर आपका ओरिजिनल डेटा या जो है वो लॉस हो गया या करप्ट हो गया, तो आपके कंप्यूटर के ऊपर आपके डेटा की एक कॉपी बनी हुई पड़ी होती है, जिसको कि आप बैकअप कहते हैं। सो आप बैकअप को रिकवर कर सकते हैं अपनी ओल्ड फाइल्स को। अगर आपने करंटली सिस्टम से डिलीट कर ली हैं, तो पुराना आपके सिस्टम के अंदर उसका बैकअप अगर पड़ा हुआ, तो आप महीना पुरानी फाइल्स भी उसको देख सकते हैं। ठीक है। और बहुत से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, वो अपना क्रिटिकल डेटा जो है वो बैकअप के साथ प्रोटेक्ट करती हैं। उसकी एक की कंपोनेंट ऑफ जो कंपनी जो है वो होता है कोई भी डेटा। तो डिजास्टर रिकवरी प्लान और बिजनेस कंटिन्यूटी स्ट्रेटजी ये हर कंपनी की बनी होती है, ये लाजमी होती है, ताकि डेटा लॉस हो तो कैसे उसको रिकवर करना है। ठीक है। तो बैकअप जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कंपनीज एंड पीपल्स आर very dependent on data, whereas a person cannot survive without air, water, food, business cannot survive without data। यानी कंपनीज जो हैं और लोग जो हैं वो डेटा पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आम इंसान हवा, पानी, खाने के बगैर नहीं रह सकता, तो कारोबार जो होता है, बिजनेस जो होता है, वो डेटा के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। तो 40% जो कंपनी है that do not proper backup and recovery plans do not survive a disaster। जब कोई डिजास्टर आता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि उनका बैकअप प्लान ही नहीं होता। Every company must designate the backup administrator to handle the entire backup strategy। तो हर कंपनी का जो है वो एक उनको बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर उनका होना चाहिए, जिसके पास बैकअप जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और वो बैकअप सॉल्यूशंस और टूल्स को यूज कर रहा हो, बैकअप का स्कोप, स्केड्यूल, ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। और ये किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपके पास नहीं है और ये लॉस हो जाता है, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये था हमारा 2021 का पास पेपर। लेफ्ट साइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। अगर आपने वीडियो पहली बार मेरी देख रहे हैं, तो आपकी क्लास का मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना, तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपकी क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। उसके अंदर आपके कोई भी क्वेश्चन होता है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो कि आपका फोर्थ सेमेस्टर में जो है BBA 2304 आएगा, जिसको कि आप विजुअल प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो आपका उसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।